हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। तो आज की ये वीडियो क्लास सेवन्थ के ऊपर होने वाली है। क्लास सेवन्थ में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की चैप्टर रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, इसी के साथ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर रीडिंग में हम आ जाते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर। आपने अपने न्यूज़पेपर में मौसम की रिपोर्ट्स वगैरह देखी होगी। नहीं देखी होगी तो बच्चों भी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एटसेट्रा। वी ऑफन हैव टू प्लान आवर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू वेदर क्लाइमेट्स। ओके, तो फिर क्या है कि जिस हिसाब से मौसम होता है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा मतलब टूर वगैरह का प्लानिंग करते हैं। जैसे मान लो कल हमको कहीं जाना है तो हम ये देखते हैं कि भाई बारिश हो रही है या नहीं हो रही। उस हिसाब से वेदर की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम हमारे प्लान है जो भी डिसाइड करते हैं। ओके, कमेंटेटर ऑल्सो टेल द वेदर रिपोर्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ए क्रिकेट मैच और एनी अदर स्पोर्ट्स इवेंट। तो बच्चों, एक क्रिकेट मैच में कमेंट्री करता रहता है एक आदमी, ठीक है। तो क्या है, जब मैच स्टार्ट होता है ना, उससे पहले वो देखना कि मौसम का हालचाल बताता है कि मौसम कैसा है, आज बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, ये सारी चीजें। ओके, इसके बाद बच्चों, ये सारा हमारा जो मौसम है, इतना सारा क्लाइमेट है, वेदर है, इस पे नज़र कौन रखता है ना। ये सारा डाटा हमारे पास कहाँ से आता है। तो बच्चों, हमारे इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स द वेदर रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द डाटा। ओके, तो बेटा ये डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारी इंडिया का। ये बेटा जो वेदर की सारी रिपोर्ट है, इनको ये कलेक्ट करता है, ठीक है। और ये कलेक्ट कैसे करता है? कलेक्ट बाय साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके थ्रू बेटा ये रिपोर्ट्स कलेक्ट की जाती है। ओके, तो ये टूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बच्चों, जो बहुत ज़्यादा रेन होती है तो रेन को मेजर करने के लिए एक अलग से टूल होता है। ह्यूमिडिटी होती है, मतलब उमस हो जाती है, उसको मेजर करने के लिए भी अलग से टूल होता है। तो ये सारे टूल हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, टाइम ऑफ मून राइज, मतलब चांद कब उगेगा, मून सेट, चांद कब छुपेगा, टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, मतलब सूरज कब उगेगा, सूरज कब छुपेगा, ह्यूमिडिटी लेवल एटसेट्रा। तो बेटा ये सारा जो भी जानकारी हमें मिलती है सनसेट की, सनराइज की, टेम्परेचर वगैरह, ये सारा डिटेल है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, वो कलेक्ट करता है, ठीक है। और वो कलेक्ट करता है बच्चों साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ये ध्यान रखना। ओके, तो अभी मैं आपको एक न्यूज़पेपर की, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूज़पेपर है उसमें एक साइड में कोने में बेटा आपकी सिटी का है ना पूरा वेदर का इंफॉर्मेशन आता है। ओके, तो वो मैं अभी आपको पहले दिखा देता हूँ। हाँ, तो बच्चों ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखो, ये आज ही मतलब मैंने आज का जो न्यूज़पेपर है उसी में से बेटा इसको स्कैन किया था। तो यहाँ पर देखो साइड में दिखा रखा है बारिश। तो 0.8 मिमी बारिश हो सकती है। टेम्परेचर, यहाँ पे तापमान है, ये टेम्परेचर है। ये देखो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये रेड कलर में 33 डिग्री सेल्सियस साइड में लिख रखा है कि सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है। ओके, न्यूनतम टेम्परेचर मतलब बेटा मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री है। और ये बता रहा है कि अब तक कितनी बारिश हो चुकी है। ये दौसा का रिपोर्ट है बेटा, तो ये दौसा की जानकारी है सारी। अब तक दौसा में टोटल 859 बारिश हो चुकी है। और एवरेज रेन की बात करें, एवरेज रेन मतलब औसत बारिश, ये 647 हो चुकी है। इस बार तो बेटा बहुत अच्छी बारिश हुई है। ओके, इसके बाद आज राखी का दिन है, और आज क्या क्या है, आज मौसम ये बता रहा है ऑलरेडी हमें कि भाई बादल छाए रहेंगे। अच्छा, और हवा कितनी स्पीड से चलेगी, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी हवा चलेगी। तो बेटा आज हमको देखो मौसम की सारी डिटेल मिली है, वेदर की सारी डिटेल मिली है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, अच्छा आज बादल छाए रहेंगे, हवा भी नॉर्मल है, और संभावित वर्षा मतलब रेन हो सकती है या नहीं। तो ये बोल रहा है कि 7.6 तक रेन हो सकती है। ओके, तो हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ चलो आज मौसम ठीक रहेगा, मतलब तो हम घूमने फिरने जा सकते हैं। और आर्द्रता मतलब बेटा ये ह्यूमिडिटी है, आज के दिन में आपकी ह्यूमिडिटी 78% रहेगी। और बाकी यहाँ पे देखो मंगलवार को तेज बारिश है, बुधवार को भी तेज बारिश है, गुरुवार गुरुवार को बारिश है, तेज नहीं है बट है। ओके, और ये आपको बता रखा है कि जो बांध है हमारे आसपास उसमें 31 फीट पानी है इस टाइम। और जो बांध है उसकी कैपेसिटी है बेटा 30 फीट। तो इसका मतलब ये जो डैम है इसमें इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया। और आज देखो बेटा सनसेट भी बता रखा है,
सनसेट, सूर्यास्त मतलब बेटा सनसेट, सनसेट होगा 6:57 पे। मतलब शाम को 6:57 पर आपका सूरज छुप जाएगा। और फिर कल कितने बजे उगेगा? 5:58 बजे सुबह, ओके, AM। तो ये सारी डिटेल है, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है बेटा, वो सारा डाटा कलेक्ट करके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेके सारा डाटा इकट्ठा करता है। फिर वो सारा डाटा आता है न्यूज़पेपर वालों के पास और वो उसको छाप के आपको बता देता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। ओके, तो वापस से आ जाते हैं हमारे यहाँ पर पेज पर। ये हो गया था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वेदर। ओके, इसे पढ़ते हैं अब। The day-to-day condition of the atmosphere at a place which respect to factors such as wind, rainfall, etc. is called weather. Okay? तो बच्चों किसी भी जगह की है ना, दिल्ली की जो वेदर की रिपोर्ट होती है वो हम देते हैं, ये सारा आता है, यही आपका वेदर होता है। ओके, और जो ये सारी रिपोर्ट हम देते हैं बेटा, ये हम कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, हमारे वेदर की रिपोर्ट देते हैं। तो ये सारी चीज वेदर में आ जाती है। दी वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड कैन इवन चेंज सेवरल टाइम्स इन ए डे। तो जो आपका वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है, और कभी कभी ऐसा होता है एक ही दिन में कई बार भी चेंज हो जाता है, एक ही दिन में धूप भी निकल गई, एक ही दिन में बारिश भी हो गई आपकी, ठीक है। ऑल वेदर चेंज आर कर्स ड्यू टू द सन। तो ये जो सारा आपका वेदर चेंज होता है ना, इन सब की एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, एक रीजन है, और वो रीजन है आपका सन। ओके, द वेदर इज हॉट व्हेन द सन शाइन ब्राइटली। जब सूरज बहुत तेजी से चमक रहा होता है ना बच्चों, तब आप बोलते हो कि गर्मी हो गई। ओके, द वेदर इज कूल व्हेन द सन इज कवर्ड विद क्लाउड्स। और जब सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तो बेटा चारों तरफ ठंड हो जाती है, और आप बोलते हो कि हाँ आज अच्छा है, आज ठंडा मौसम है। तो इसके बाद बेटा कुछ एलिमेंट्स है जो कि वेदर को इफेक्ट करते हैं ना, और उन सारे एलिमेंट से ही हम वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो वो एलिमेंट है, द वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर आर। जो वेदर है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है? टेम्परेचर, विंड स्पीड, टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड मतलब हवा कितनी स्पीड से चल रही है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स हो जाता है बेटा उमस, उमस कितनी है मौसम में, है ना, रेनफॉल, बारिश कितनी होगी, विंड डायरेक्शन, हवा किस साइड की चल रही है, कभी कभी कहते हैं ना कि इस साइड से हवा आती है वो बादल लेके आती है तो बारिश हो जाती है। तो विंड डायरेक्शन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ओके, वेदर में। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर का ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि एक एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे जो वेदर को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बगल में देखो बेटा, ये एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर हम यूज करते हैं कि वेदर का टेम्परेचर नोटिस करने के लिए। ये आपको मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू भी देगा कि आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, और आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की भी वैल्यू देगा, दोनों टेम्परेचर की वैल्यू ये एक साथ दे देता है। ओके, तो देखो, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज रिकॉर्डेड एट नून टाइम। जो डे का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो नून टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। नून टाइम मतलब दोपहर में। ओके, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन अर्ली मॉर्निंग। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वेदर का, वो सुबह सुबह रिकॉर्ड करते हैं, सुबह जल्दी। नेक्स्ट है, ए मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर इज स्पेशल थर्मामीटर यूज टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो ये साइड में आपको ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का फोटो दिख रहा है बच्चों, और यही थर्मामीटर यूज होता है हमारे वेदर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। वेदर रिपोर्ट में जो टेम्परेचर होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर यूज होता है। और भी टूल है, वो आगे पढ़ेंगे। आगे अभी और देखो इस टेम्परेचर में, it is interesting to know that the maximum and minimum temperature in cities are higher than the surroundings area. Surrounding area में बेटा रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण इलाका, गांव का इलाका, ओके, एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो ये कह रहा है बेटा कि आप एक चीज नोटिस करो, जो आपका टेम्परेचर होता है ना, वो आपकी सिटी में तो बहुत ज्यादा होता है, और जैसे आप सिटी से बाहर आओगे रूरल एरिया में या फॉरेस्ट में, तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पे ठंड है। ओके, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा, दिस इज बिकॉज सिटीज हैव हायर पॉपुलेशन लेवल। ये सिर्फ एक ही वजह से होता है कि सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा गाड़ियां वगैरह चलती है, इस वजह से सिटी का टेम्परेचर हाई हो जाता है रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट है, मोर कंसंट्रेट स्ट्रक्चर एंड लेस नंबर ऑफ ट्री। और बेटा ट्री में क्या, स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्डिंगें बहुत ज्यादा होती हैं, और उसके अलावा सिटी में ट्री भी बहुत कम होते हैं।
ओके, तो ट्री कम होने की वजह से, स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से, स्ट्रक्चर्स मतलब बेटा आपके बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह, ये बहुत ज़्यादा होते हैं सिटी में। और सिटी में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तीन चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है सिटी के अंदर, और दूसरा है कि स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और तीसरा है कि ट्रीज बहुत कम होते हैं ना, पेड़ होते ही नहीं है। तो इस वजह से सिटी का टेम्परेचर हाई होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। द एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम, सॉरी पहले मैक्सिमम है। The average maximum and minimum temperature of an area are calculated by taking into account the maximum and minimum temperature over the last 30 or more than years। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हम किसी भी, जैसे हमने बोला कि दोसा का मिनिमम टेम्परेचर 28 रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री रहता है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने आज नोट किया और आज के आज में आपने बता दिया। ये कम से कम बेटा पिछले 20 साल का या 30 साल का हम रिकॉर्ड बनाते हैं और उन सबका एक एवरेज टेम्परेचर बनाते हैं। ओके, फिर जाके हम बताते हैं कि किसी जगह का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। ह्यूमिडिटी, तो बच्चों अब ह्यूमिडिटी टॉपिक पे हम आ गए हैं। तो ये साइड में देखो, ये हाइड्रोमीटर है एक। ओके, इससे हम ह्यूमिडिटी चेक करते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट, अब इसे रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, वाटर वेपर मतलब बच्चों जो भाप होती है, आपके पानी को गर्म करते हो तो वेपर्स बनती है ना, तो वो वेपर्स हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो एयर के अंदर जो वेपर प्रेजेंट होती है ना, वेपर का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है बच्चों, वही होती है ह्यूमिडिटी। इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इन इट। तो ह्यूमिडिटी को एक दूसरी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एयर की कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की, या फिर ऐसे बोलो बच्चों, एयर की कैपेसिटी वाटर के वेपर को होल्ड करने की। ओके, यही चीज हो जाती है ह्यूमिडिटी। इट इज इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। और बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, जैसे आपने देखा बारिश हो रही है तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, अब ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन बारिश के जैसे ही बाद सूरज निकल जाता है, तो सूरज निकलता है तो बारिश का पानी बेटा वेपर में कन्वर्ट होके और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। ओके, तो फिर पूरा मौसम चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है, वो मुंह पे जमता है, पानी सा चिपचिप हो जाती है। तो ये सारा टेम्परेचर राइज होगा बेटा, तो ह्यूमिडिटी भी राइज होगी। ओके, इसके बाद एक टॉपिक है बेटा हमारा, एक टर्म आई है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रीड करते हैं अब। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air at a specific temperature to the maximum water vapor the air can hold at the temperature। ओके, तो बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर ले लो। जैसे मान लो 35 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, और 35 डिग्री टेम्परेचर पे ये देखो कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी जाती है। ओके, तो वो हो जाता है बेटा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो बेटा ये परसेंटेज की टर्म्स में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक कटिंग दिखाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बेटा ये रहा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, और आर्द्रता देखो 78% है। मतलब आज से है ना, राखी के दिन अपने मौसम में 78% ह्यूमिडिटी रहेगी, तो आप कहीं मामा होके या फिर कहीं गाँव जाओगे ना, तो चेहरा पूरा चिपचिप हो जाएगा। इसलिए बेटा बढ़िया सी गाड़ी में एसी वेसी चला के जाना। ओके, तो इसके बाद वापस आ जाते हैं हम हमारे ह्यूमिडिटी टॉपिक पे। अब कहाँ थे हम? ओके ओके, परसेंटेज यहाँ पर थे हम। इट इज रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ह्यूमिडिटी की जो भी वैल्यू है परसेंटेज की टर्म्स में हम डिनोट करते हैं, जैसे अभी मैंने दिखा दिया आपको वो न्यूज कटिंग वाली स्लाइड में। एस रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो बच्चों एक चीज तो आप समझ गए कि ह्यूमिडिटी है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी कम। ठीक है, इट्स वैल्यू कीप चेंजिंग ए डे। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ह्यूमिडिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो सीधी सी बात है पूरे दिन में ह्यूमिडिटी भी चेंज होगी, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और जब आपका टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी। और आप जानते हो कि पूरे दिन में टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, तो ह्यूमिडिटी भी कम ज़्यादा होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। ओके बच्चों, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है हाइड्रोमीटर। तो बेटा दो इंस्ट्रूमेंट अब तक हमने रीड कर लिए हैं। ओके, एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। एक ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर। तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना बेटा, वो इन सारे टूल्स का ही यूज करके हमारी वेदर रिपोर्ट तैयार करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। You must have experienced that your sweat does not evaporate easily when the humidity is high।
स्वेट का मतलब होता है बच्चों पसीना, आपको जो पसीना आता है वो। तो ये कह रहा है कि आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा कि जब ह्यूमिडिटी हो जाती है ना तो आपके पसीने सूखते ही नहीं है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? दिस मेक्स यू फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल। तो जब कभी कभी ह्यूमिडिटी में, गर्मी में आपके पसीने सूखते नहीं है तो आपका मुंह चेहरा चिपचिपा हो जाता है और आप काफी अनकंफर्टेबल फील करते हो, बार बार मुंह धोओगे थोड़ी देर बाद वापस चिपचिपा हो जाएगा। ओके, evaporization becomes slower if the air already contain large amount of water vapor in it। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो गर्मियों के दिन होते हैं जब ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो जो हवा है ना वो सूखी होती है, ऐसे मान लो। तो जब आपको पसीना आता है तो वो पसीना तुरंत वेपर बन के एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर भी वाटर को होल्ड कर सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एयर अपनी होल्ड कर सकती है, और वो भी वेपर की फॉर्म में। चलो ठीक है, लेकिन बच्चों जब क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना बारिश के बाद, तब वेपर में ऑलरेडी, सॉरी, जब बारिश के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपकी एयर है ना उसमें ऑलरेडी बेटा वेपर है, बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। तो इस वजह से आपका जो पसीना है ना वो सूख नहीं पाता और आपको चिपचिपा फील होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेनफॉल। तो रेनफॉल मतलब बारिश, और बारिश को मेजर करने के लिए बेटा रेन गेज होता है, ये वाला मीटर। ये आप अपने घर में भी इजीली बना सकते हो। मतलब एक बोतल लो, उसको ऊपर से काटो, काट के उसको उल्टा करके वापस रख दो और बोतल के अंदर एक स्केल लगा दो, जहां भी बारिश हो उसको ले जाके रख दो, और फिर आप स्केल पे देख सकते हो कि कितने बारिश हुई। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रेनफॉल, रेनफॉल अकर्स व्हेन there is high humidity in the air and there is a sudden drop in the temperature। तो बच्चों जान लो बारिश कब कब होती है। ओके, एक तो बारिश वहां होगी जहां हवा में बहुत ज्यादा उमस होगी। ओके, एक दूसरा, एक बारिश वहां होगी जहां पे टेम्परेचर अचानक से कम हो जाए। ओके, तो ऐसी दो कंडीशन में बारिश जरूर होती है। तो कभी कभी कह देते हैं कि अपने जो बड़े लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि आज तो बहुत उमस है, बहुत चिपचिप है, अब तो पक्का बारिश आएगी। ओके, या फिर कहीं पे अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाए, जैसे मान लो बहुत तेज गर्मी है और अचानक से बादल आ गए, टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, तो वहां भी बच्चों रेन जरूर होगी, बारिश जरूर होगी। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाओ। रेन गेज इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रेन गेज बोलते हैं। ओके, तीन इंस्ट्रूमेंट हो गए बच्चों, ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर एंड रेन गेज मीटर। इनके नाम से ही ध्यान रखना। रेन गेज मतलब ये रेन को मेजर करने के लिए, हाइड्रोमीटर मतलब ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये एक एक्टिविटी है, इसे स्किप करो। बाकी ये क्लाइमेट पे आ जाओ। तो इसे रीड करते हैं बच्चों। वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द हिमालय रीजन इज वेरी कोल्ड ड्यू टू लो टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो हम कह सकते हैं बच्चों की जो हिमालय है, हिमालय जम्मू कश्मीर साइड में, वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। वो हिमालय साइड का जितना भी रीजन है वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चों टेम्परेचर बहुत कम होता है और वहाँ पर मोस्टली मतलब पूरे ईयर में काफ़ी ठंड रहती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। द थार डेजर्ट हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो बच्चों थार डेजर्ट, डेजर्ट मीन रेगिस्तान। ओके, तो रेगिस्तान का है ना टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती। ओके, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, रेगिस्तान हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और पूरे साल भर मतलब रेगिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। ओके, गर्मी बहुत लगेगी वहाँ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। द एनुअल रेनफॉल इन मेघालय इज अबाउट 400 सेंटीमीटर and the temperature is around 28 degrees Celsius. Thus, we say that the climate is very wet। और जो रेनफॉल मतलब कुछ ऐसे रीजन है बच्चों जिस जहाँ पे हमेशा रेनफॉल होता रहता है, केरल साइड में। तो केरल साइड में हम देखें तो मेघालय एक राज्य है हमारा, मेघालय। मेघालय में बेटा 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये बहुत ज्यादा है। हम जो बारिश को मेजर करते हैं ना वो में करते हैं, ये सेंटीमीटर में है, और से सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो देखो आप, और यहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत गीला रहता होगा। 400 सेंटीमीटर का मतलब है बेटा वहाँ पे है ना, मतलब हर टाइम बारिश होती रहती है। ओके, क्लाइमेट, क्लाइमेट पे आ जाओ। क्लाइमेट क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द average weather pattern of a place taken over a long period of time।
20 to 25 ईयर्स। तो बच्चों थोड़ी देर पहले भी ये बात मैंने बताई थी, किसी भी जगह क्लाइमेट है ना, आप एक दिन में नहीं बता सकते। आपको 20-25 साल तक वहाँ का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको बताते हो कि हाँ यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। जैसे केरल और मेघालय साइड है, वहाँ पर पिछले 20-25 सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, तो उसको बोल दिया कि रेनफॉल रीजन है यहाँ पे। ओके, और हम पिछले 20-25 साल से देखते आ रहे हैं, वैसे तो बहुत पहले से, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओनली 20-25 साल की। ओके, मेघालय और सॉरी यहाँ हिमालय की बात करें तो हम देखते आ रहे हैं, जब भी हमने हिमालय देखा है तो उसको बेटा बर्फ से ढका हुआ देखा है। ओके, तो हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो इसलिए हमने उसे बोल दिया कि कोल्ड रीजन। ओके, तो ये सारा क्लाइमेट है, इसकी जो भी रिपोर्ट है वो पिछले 20-25 साल तक डाटा इकट्ठा करके फिर तैयार की जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आर एस फॉलोस। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट हमको बताना है ना, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। ओके, पहला, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि उस जगह की समुद्र से कितनी दूरी है, ओशियन से कितनी दूरी है। ओके, प्लेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। अगर आप समुद्र के पास रहते हो तो बेटा वहां पर टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है, मौसम हमेशा नॉर्मल रहता है, ठीक है। ना वहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना वहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेलेटर, लैटिट्यूड। ओके, इक्वेलेटर होती है बच्चों आपको भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से जो डिस्टेंस होगी आपके रहने की, उस पे भी बेटा क्लाइमेट डिपेंड करता है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में के जो बच्चों ये रेड लाइन जा रही है, ये है आपकी भूमध्य रेखा। ओके, लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं। तो ये लैटिट्यूड के पास जो भी एरिया होगा ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और जैसे जैसे लैटिट्यूड से आप दूर जाओगे तो वहाँ पे धीरे धीरे ठंड पड़ेगी, और जैसे जैसे ऊपर आओगे तो ये बेटा हमारे पोल आ जाते हैं, नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। तो यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ओके, तो ये लैटिट्यूड हो गया आपका। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाँ, विंड डायरेक्शन। एक विंड डायरेक्शन भी बेटा क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। टेम्परेचर हो गया आपका, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारा हाइट अबव द सी लेवल। ओके, तो सी लेवल की हाइट ये कैसे इफेक्ट करेगी बच्चों क्लाइमेट को, देखो। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। जैसे जैसे आप बच्चों जितनी हाइट पे जाते रहोगे ना, आपको फील होगा कि उतनी उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। इसलिए बच्चों जब आप कहीं नीचे खड़े होते हो तो आपको गर्मी लगती है, लेकिन जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर चले गए तो वहाँ पे आपको हमेशा ठंड ठंडा ठंडा फील होगा। ओके, इसके बाद ये आंसर्स वगैरह बच्चों, जो आपका क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी इस चैप्टर के बाद, उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, चैप्टर के अंदर के भी और चैप्टर के बाहर के भी। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम अडॉप्शंस ऑफ एनिमल्स। ओके, तो बच्चों एनिमल्स होते हैं वो किस तरह का क्लाइमेट पसंद करते हैं, किस तरह के क्लाइमेट पे वो रह सकते हैं, ये सारी डिटेल हम अडॉप्शन ऑफ एनिमल्स में देखेंगे। तो इसे रीड करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रीजन में रहते हैं। ओके, जैसे पोलर बियर है, वो बेटा आइस वाले रीजन में मिलेगा आपको। फिश वगैरह है वो वाटर में मिलेगी आपको। ओके, इस तरह से the features or characteristics of an organism which enable it to survive in its habit are called adaptation. ओके, तो बच्चों किसी भी, ये ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी जीव, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो क्वालिटीज, वो फीचर्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषता है जिनसे वो अपने आप को उस रीजन में रहने के काबिल बना लेता है, ये हो जाता है बेटा आपका एडप्शन। ओके, जैसे पोलर बियर का एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। पोलर बियर के बच्चों जो बाल है काफी लंबे लंबे होते हैं, तो इससे वो क्या है कि आइस रीजन में इजीली रह सकता है, ठीक है। वो बाल है उससे क्या बेटा ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं। Due to the process of evolution, animals have developed features and habits that help to adapt to their surroundings. तो बच्चों जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है ना, तो एनिमल्स है उन्होंने भी बच्चों अपने फीचर्स और हैबिट्स को डेवलप कर लिया, ताकि वो अपने रीजन में आराम से रह पाए। तो सबसे पहला पॉइंट यही आ गया अडॉप्शंस में बेटा हमारा, अडॉप्शंस टू पोलर रीजन। ओके, पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में एक बार बच्चों आपको बता देता हूँ, एक फोटो मैंने बनाई है ये वाली। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी अर्थ है बेटा। ओके, अर्थ थोड़ी टेढ़ी होती है और वो स्पिन करती है अपने एक्सिस पे।
तो यहाँ पर देखो ऊपर की साइड जो एरिया होता है ना, ये होता है नॉर्थ पोल, ये व्हाइट कलर है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। और नीचे की साइड होता है हमारा साउथ पोल, यहाँ पे भी बच्चों हमेशा बर्फ जमी रहती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कंबाइन करके बोल देते हैं बच्चों पोलर रीजन। ओके, तो पोलर रीजन से अब आप समझ जाना कि हमारे अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ये हो जाते हैं हमारे पोलर रीजन। ओके, तो आ जाते हैं हम बच्चों हमारे इस टॉपिक पे वापस। एनिमल्स लाइक, एक मिनट, हाँ यही है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स, रेनडियर्स, फॉक्सेस, बर्ड्स, सील्स एंड व्हेल्स आर फाउंड इन द पोलर रीजन। ओके, तो पोलर रीजन में बच्चों ये सारे एनिमल्स आपको मिलेंगे, सुटेड नियर द पोल्स, ये पोल के आसपास मिलेंगे आपको। लेट अस लर्न अबाउट द एडप्शन इन सम एनिमल्स एंड हाउ दे सर्वाइव इन देयर हैबिट्स। तो अब बच्चों कुछ एनिमल्स है, ये इतने सारे एनिमल्स के ऊपर नाम आए ना, पोलर बियर, पेंगुइन्स, इन इन सब के, इन सब में से कुछ एनिमल्स की हम डिस्कस करते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में, और हम ये पता लगाते हैं कि ये अपने हैबिट्स में कैसे सर्वाइव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अडप्शन इन ए पोलर बियर इन पोलर रीजन। ओके, तो एक पोलर बियर है, वो पोलर रीजन के अंदर कैसे सरवाइव करता है, पोलर बियर के पास ऐसी क्या क्या स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से वो पोलर रीजन के अंदर सरवाइव कर जाता है। तो देखो, इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल कोल्ड। ओके, तो पोलर बियर है, उसके पास बेटा फर की एक, फर मतलब होता है छाल। ओके, फर की एक लेयर होती है, थिक मतलब मोटी, फर की एक मोटी लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है ठंड लगने से। नेक्स्ट है बच्चों, द वाइट फर ऑफ दैट ब्लेंड्स विद द स्नोवी बैकग्राउंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग हंटेड बाय इट्स प्रेडिएटर। ओके, पहले इतनी लाइन का मीनिंग देखते हैं बच्चों हम। तो इसकी जो व्हाइट फर होती है ना बेटा, ये इसे क्या करती है, अपनी सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे मिक्स कर देती है। तो क्या होता है, ये व्हाइट कलर की इसकी फर होती है, और पीछे जो बैकग्राउंड होता है आइस का वो भी पूरा व्हाइट कलर का होता है। तो बच्चों ये व्हाइट कलर में मिक्स हो जाता है, तो जो शिकारी होते हैं, जो इसको हंट करना चाहते हैं, जो पोलर बियर को शिकार करना चाहते हैं, उनको ये इजीली दिखता नहीं है। ओके, एंड ऑल्सो हेल्प इट टू कैच इट्स प्रे। प्रे मीन्स बच्चों इसका शिकार, ये अपने मतलब प्रेडिएटर, प्रेडिएटर मतलब हो गया बच्चों शिकारी, जो पोलर बियर को हंट करना चाहता है। ओके, और प्रे मतलब हो गया शिकार, पोलर बियर जिसे खाना चाहता है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। और जो इसका वाइट कलर है ना बच्चों, ये इसको आइस में हाइड करके रखता है, ताकि कोई आगे से दूसरा जानवर जा रहा है तो वो इसे देख ना पाए, और जैसे ही वो जानवर इसके पास आएगा तो पोलर बियर उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। ओके, तो इसका वाइट कलर है ना बेटा, दोनों चीजों में इसकी हेल्प करता है, एक तो बचने के लिए, ठीक है, और एक दूसरा अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो बच्चों अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड बल्बर अंडर द स्किन इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप इट वार्म। ओके, तो बच्चा पोलर बियर की जो स्किन है ना, उसके नीचे एक फैट की बहुत मोटी लेयर होती है, वो क्या करती है, इसकी स्किन को वार्म रखने का काम करती है ठंड में भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। इट हैज द एबिलिटी टू क्लोज द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब बच्चों नाक का जो छेद होता है, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं उनको। ओके, विच हेल्प इज टू स्टे अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ओके, तो पोलर बियर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है बच्चों, वो अपनी नोज स्ट्रिल है ना उसको बंद कर सकता है। नोज स्ट्रिल बंद करने से क्या होगा बच्चों, ये पानी के नीचे ज्यादा देर तक रह सकता है। ओके, जब ये पानी के नीचे स्विम करता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो ये अपनी नोज स्ट्रिल को बंद कर लेता है, ठीक है, ताकि वो पानी के नीचे ज्यादा देर तक रह सके। नेक्स्ट है बेटा, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल दैट enables it to locate and catch its prey। प्रे मतलब इसके शिकार, है ना, जिनको ये खाता है। ओके, तो जो पोलर बियर है ना बच्चों, उसकी जो सूंघने का सेंस होता है ना, उसका सेंस ऑफ स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता वो भी बहुत हाई होती है। अगर उसका कोई शिकार आसपास होता है ना, तो वो उसकी खुशबू खुशबू सूंघ के तुरंत पहचान लेता है कि अब कोई शिकार आ रहा है। ओके, इट हैज वाइड एंड लार्ज पाव्स फॉर इजी स्विमिंग एंड वॉकिंग। तो बच्चों ये आइस वाले रीजन में रहता है, बर्फीले इलाकों में रहता है, तो इसके जो पंजे होते हैं ना बेटा, वो
इस तरह से बने होते हैं, वो बहुत लार्ज होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो एक तो वो इससे स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, और एक बच्चों जब ये बर्फ के ऊपर पाँव रखता है ना, तो बर्फ के अंदर क्या है, इसके पाँव है जो फंसते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इट हैज शॉर्ट आई एंड टेल, सॉरी आई नहीं बच्चों, ईयर्स। इट हैज शॉर्ट ईयर्स एंड टेल। जो पोलर बियर है बेटे, इसके बच्चों इसके छोटे छोटे कान होते हैं, शॉर्ट ईयर, एंड इसकी पूंछ भी बहुत छोटी होती है। तो क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स लूज ऑफ हीट फ्रॉम इट्स बॉडी। तो इससे क्या है बच्चों, उसकी बॉडी से हीट लूज नहीं होती ज्यादा। It has long, curved, and sharp claws that provide good grip and help it to walk on ice. Okay, तो पोलर बियर के जो पाव है ना, उसके अंदर जो क्लाउस होते हैं, उसके पंजे होते हैं बच्चों, उससे क्या है कि पोलर बियर को बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, ताकि वो आइस पे चल सके और स्लिप ना हो। अच्छा, पोलर बियर के बाद बच्चों एक आइस रीजन में एक और जो आपका पोलर रीजन है, उसमें एक और जानवर होता है आपका, इसे पेंगुइन बोलते हैं हम। तो एडेप्शन इन पेंगुइन्स, तो पेंगुइन्स के बारे में रीड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे फोटो में आपको बहुत सारे पेंगुइन दिख रहे हैं। पेंगुइन्स आर फाइटलेस बर्ड्स फाउंड इन द पोलर रीजन। तो पहली बात बच्चों, ये पेंगुइन है ना, ये फाइटलेस होता है। पहली बात, ये लड़ाई कर ही नहीं सकता। ओके, और दूसरा बच्चों, ये उड़ भी नहीं सकता, बस ये ऐसे खड़ा होके चलता रहता है। लेकिन ये पानी में स्विम बहुत अच्छे से करता है, पानी में काफी फास्ट स्विम करता है ये। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्शन। तो इनके पास देखो क्या क्या एडेप्शंस होते हैं। Their white color merge with the white snow and help them to camouflage। तो बच्चों सेम पोलर बियर की तरह इनका भी देखो फ्रंट से ये वाइट कलर होता है, तो ये क्या करता है, इनको आइस के साथ मिक्स कर देता है। तो इससे क्या है कि ये एक कम फ्लॉग मतलब एक होता है भ्रम पैदा कर देते हैं ना, ये तो ये पीछे बैकग्राउंड में कलर में मिक्स हो जाता है और हमको पता नहीं चलता कि वहाँ पे पेंगुइन खड़ा भी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों अब। Their thick skin and a thick layer of fat underneath keep them warm in the extreme cold climate. Okay? तो बच्चों ये पेंगुइन है ना, सेम पोलर बियर की तरह बच्चों इनकी स्किन है ना, वो भी काफी मोटी होती है। ओके, और जो स्किन के नीचे का जो फैट होता है इनका, वो भी काफी मोटा होता है। ओके, इस वजह से क्या है बच्चों, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट मतलब बहुत ज्यादा ठंडी जगह में भी ये अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। देयर बॉडी इज streamlined and the feet have webs enabling them to swim। ओके, तो बच्चों इनकी बॉडी है ना एक स्ट्रीम लाइन, ओके, एक सीधी शेप में होती है, और इनके फीट है ना वो थोड़े वेब टाइप के होते हैं। ओके, जैसे इनके फीट है और ये हाथ है, ये थोड़े वेब्स टाइप के होते हैं। इससे इनको बच्चा स्विम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्विम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो ये इस वजह से कर पाते हैं। स्ट्रीम लाइंड बॉडी एंड webs fits। Their ear are very small which prevent heat loss from the body। और सेम बच्चों पोलर बियर की तरह इनके भी कान बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि ये अपनी बॉडी से हीट लूज नहीं करते। ओके, इनकी बॉडी से हीट का लॉस नहीं होता। दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। और जब बच्चों ये पेंगुइन क्या करते हैं, ये बहुत सारे है ना 100-200 पेंगुइन एक साथ इकट्ठा होके एक ग्रुप बना लेते हैं। ओके, इससे क्या होता है, जब ये एक साथ एक दूसरे के पास पास खड़े होते हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे को गर्म करते रहते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडप्शन इन बर्ड्स। ओके, तो सम बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड केम बैक आफ्टर सम टाइम। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो इधर से उधर उड़ते रहते हैं और थोड़ी देर बाद वापस अपने पहले वाली जगह पे आ जाते हैं। ओके, दूसरी बात, द मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू एस्केप फ्रॉम हैराश वेदर। हैराश वेदर मतलब बेटा है खराब मौसम। ओके, इन सर्च ऑफ फूड फॉर ब्रीडिंग पर्पज इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, तो बच्चों क्या है कि कहीं पे अगर मौसम खराब हो जाता है, हराश वेदर हो जाता है, वहाँ पे उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, फूड सर्च करने के लिए दूसरी जगह पे उड़ के जाते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पस के लिए। तो इसी को बोलते हैं हम बेटा माइग्रेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन एज फॉलोज। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। The Siberian cranes used to visit India from Siberia every year till about 2001, okay, for a few months and fly back to Siberia when the winter ends। okay, तो बच्चों जब इंडिया में सर्दी की स्टार्टिंग होती है, तो साइबेरिया से एक बर्ड होता है जिसका नाम होता है साइबेरियन क्रेन्स। ये उड़ के हमारे इंडिया में आते हैं, और फिर जैसे बेटा सर्दी चले जाती है तो ये वापस उड़ के साइबेरिया चले जाते हैं। द आर्टिक टर्न फ्लाइज ऑल द वे to Antarctica from the
आर्टिक रीजन, इट फ्लाइज बैक टू द आर्टिक रीजन व्हेन इट्स समर। ओके, आर्टिक रीजन का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती है। तो अंटार्कटिका में बेटा एक बर्ड होता है जिसका नाम होता है आर्टिक ट्रेन। ओके, तो आर्टिक टर्न क्या करता है बच्चों, अंटार्कटिका से फ्लाई करना शुरू करता है और वो ऐसे रीजन में चला जाता है जो आर्टिक रीजन हो, मतलब जहाँ पे बर्फ पड़ रही हो। ओके, तो वहाँ पे वो आ जाएगा और फिर ये वापस फ्लाई करके अपने अंटार्कटिका में वापस चला जाता है। कब? व्हेन इट समर, जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। ओके, क्योंकि बच्चों ये आर्टिक रीजन में रहता है। इसके बाद में अडप्शन टू डेजर्ट रीजन। अब इसके बाद में डेजर्ट रीजन में आ जाते हैं। ओके, डेजर्ट रीजन मतलब रेगिस्तान हमारा, जहाँ सूखा रहता है, पानी कम आता है, ऐसी जगह। तो एक फैक्ट फाइल है बच्चों, जो ये आर्टिक टर्न होता है, ये वाला बर्ड होता है, ये बच्चों 71,000 किलोमीटर फ्लाई करता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है अडेप्शन टू डेजर्ट रीजन। ओके, इस टॉपिक पे आ गए हम बच्चों। The region where annual rainfall is not enough to support the growth of most plant and animal are called desert. ओके, तो बच्चों ऐसा रीजन जहाँ पे इतनी बारिश हो नहीं पाती कि वहाँ पे पेड़ पौधे उग सके या फिर एनिमल पानी पी के अपना पेट भर सके। ओके, तो ऐसी जगह को हम बेटा डेजर्ट बोल देते हैं। इन दीज रीजन, तो डेजर्ट वाले रीजन में क्या होता है बेटा, द डे टेम्परेचर गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। और मोर एंड एट नाइट इट फॉल्स डाउन कंसिडरेबली, और रात को बच्चों जितनी तेजी से ये दिन में टेम्परेचर ऊपर जाता है ना, रात को उतनी ही तेजी से ये डाउन भी हो जाता है। ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी का मतलब होता है बेटा कमी। ओके, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन सच रीजन। तो बेटा डेजर्ट टाइप का जो भी रीजन होता है ना, वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पानी की कमी होती है। ओके, सो द एनिमल्स एंड प्लांट हैव डेवलप्ड सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अडेप्ट देमसेल्व्स फॉर सच एन एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर बच्चों जो भी डेजर्ट रीजन होता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है ना, तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया कि वो डेजर्ट में रह सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने अंदर क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट किए, क्या क्या ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से वो डेजर्ट में भी रह पाते हैं। ओके, जहाँ पे पानी कम होता है। Let us study how a camel adapts itself to survive in the hot desert. तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो ऊंट होता है, हमारा जो कैमल होता है ना, उसके बारे में हम रीड करते हैं कि ये डेजर्ट के अंदर कैसे सरवाइव करता है। ओके, तो एडप्शन ऑफ ए कैमल। तो कैमल का एडप्शन देखते हैं बच्चों, ये फोटो में कैमल दिख रहा है और इसमें स्पेशली बताया, देखो कैमल के पीठ के ऊपर ये ऊपर ऊपर कुछ उठा हुआ रहता है ना, इसको हम्प बोलते हैं। ओके, ये हम्प के अंदर बच्चों फैट स्टोर करता है। अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट हैज ए हम्प दैट स्टोर्स फैट। ओके, ये हम्प है, इसके अंदर फैट स्टोर होता है, अनेबलिंग इट टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो बच्चों इस हम्प में इतना सारा फैट होता है कि अगर ऊँट को लंबे टाइम तक अगर आप कुछ खाने को भी नहीं दोगे, तो ये बच्चों बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता है। इट हैज ए बिग आई लैशेस, मतलब ऊंट है उसकी पलके है ना बच्चों, आई लैशेस ये बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, दैट प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग द आईज ड्यूरिंग द सैंड स्ट्रॉम। सैंड स्ट्रॉम्स का मतलब होता है बच्चों रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर जो तूफान आता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे मिट्टी मिट्टी भरी होती है, रेत रेत भरी होती है, तो उसको सैंड स्ट्रॉम बोलते हैं हम। तो सैंड स्ट्रॉम में बहुत ज्यादा रेत उड़ती है, जो तो क्या है कि ये जो ऊंट है हमारा, जो कैमल है, इसकी आई लैशेस है ना, ये काफी बड़ी होती है और ये इसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि वो जो सैंड है हमारे कैमल की आंखों में ना जाए। ओके, नेक्स्ट, इट कैन क्लोज इट्स nostril to prevent sand from entering its nose। ऊंट भी बच्चों अपने जो nostril है ना उसको बंद कर सकता है, ताकि कभी तूफान आ जाए तो अपने nostril को बंद कर लेता है, ताकि सैंड है इसकी नाक में ना जाए। ओके, सैंड या मिट्टी। नेक्स्ट है बच्चों, इट कैन ड्रिंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए टाइम एंड यूज दिस वाटर लेटर। तो ऊंट है बच्चों, वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी सकता है और इस पानी को बाद में यूज कर सकता है। वो मान लो वो 2-3 दिन तक अकेला चल रहा है और कहीं पे पानी नहीं मिला, तो उसने जो इतना सारा पानी अपने अंदर स्टोर किया उसको यूज कर लेता है। ठीक है, और ये जो कैमल है ये बिना पानी पिए मतलब 15 दिन तक रह सकता है बच्चों, ये बिना पानी पिए, या फिर ऐसे बोलो ये एक बार में इतना पानी पी जाता है कि ये 15 दिनों तक इसको पानी पीने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, it has broad padded feet that enable it to walk and stand easily।
ओके, तो बच्चों ऊँट के जो पाँव होते हैं ना वो बहुत नीचे से चौड़े होते हैं और थोड़े गद्दीदार होते हैं। इसकी वजह से बच्चों ये सैंड के ऊपर आसानी से चल पाता है। इट हैज थिक लिप्स that help it to eat uh, prickly plants like cactus। तो ऊँट के बच्चों जो लिप्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, तो जिसके कारण ये प्रिकली प्लांट्स का मतलब होता है बेटा कांटेदार पेड़। ओके, जैसे कैक्टस, कैक्टस देखा होगा शायद आपने। तो ये जो कांटेदार पेड़ है ना उनको भी खा सकता है अपने पतले पतले होठों की हेल्प लेके। ओके, तो ये कैमल के बारे में हो गया बच्चों। अब कैमल के बाद हम बात करते हैं एडप्शन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो रेन फॉरेस्ट मतलब बच्चों ऐसे जंगल जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो देखते हैं, इन ट्रॉपिकल रीजन द टेम्परेचर ऑन हॉट समर डेज गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में चला जाता है बच्चों 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है लेकिन फिर भी यहाँ पे दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है बच्चों। while even in the coolest month the temperature is usually higher than 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जब बच्चों यहाँ पे ठंड पड़ती है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कभी भी 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, मतलब 15 डिग्री से हमेशा नीचे रहता है। मतलब गर्मियों के दिनों में, समर में जो आपके रेन ट्रॉपिकल रीजन होता है उसका टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक चला जाता है और सर्दियों में इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इट रेन्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बच्चों पूरी साल बारिश होती है। ओके, एंड सच रीजन हैव डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। और जो भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं बच्चों जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है वहाँ पे डे और नाइट की है ना डिस्टेंस इक्वल होती है। जितना टाइम का डे होगा उतने ही टाइम की नाइट होगी। Thus, tropical rainforest support a variety of plants and animal। अब बच्चों वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है ना, तो यहाँ पर देखो तरह तरह के, बहुत ही तरह तरह के आपको प्लांट्स भी मिलेंगे और बहुत ही तरह तरह के आपको एनिमल्स भी मिलेंगे। तो कुछ एनिमल्स है बच्चों, टाइगर, गोरिल्ला, स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एलिफेंट, मंकी एटसेट्रा आर सम एनिमल्स फाउंड हियर। लेट अस डिस्कस द अडॉप्शंस ऑफ सम एनिमल्स, सम ऑफ दीज एनिमल्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पे तो ये नाम तो आपको काफी कम दिए हैं बुक में। तो यहाँ पे आपको करीब करीब जानवरों की ये समझ लो 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर इतने टाइप्स की आपको स्पीसीज मिल जाती है और इतने ही टाइप्स के आपको प्लांट्स भी मिल जाएंगे इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो कुछ एनिमल्स की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको एलिफेंट देखने को मिल जाएगा, एडप्शन इन एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के बारे में बच्चों कुछ देख लेते हैं। एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक, हाथी के पास एक लंबी सूंड होती है, विच दे यूज एज ए नोज एंड पिक अप फूड। तो ये अपनी ट्रंक है, सूंड को है ना बच्चों, ये नाक की तरह भी यूज करते हैं, नोज की तरह भी यूज करते हैं और खाना उठाने के लिए भी यूज करते हैं। दे यूज देयर ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और ये अपनी ट्रंक को पानी पीने के लिए भी यूज करते हैं। दे यूज देयर टस्क, टस्क मतलब होता है बच्चों ये एलिफेंट के जो दो अलग से बड़े बड़े दांत दिखते हैं आपको, ये टस्क हो जाते हैं, ठीक है। दे यूज देयर टस्क टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड फॉर फाइटिंग एनिमीज। तो बार्क ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ के ऊपर का जो कवर रहता है ना, जिसे आप पेड़ की छाल बोलते हो, तो ये अपने दांतों से क्या करता है, पेड़ की छाल को उतार सकता है और अपने दांतों से ये अपने एनिमीज से भी फाइट कर सकता है, टस्क। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, दे यूज देयर लार्ज ईयर्स टू हियर वेरी सॉफ्ट साउंड। तो ये हाथी अपने बड़े बड़े कानों से बच्चों बहुत छोटा छोटा साउंड भी सुन लेता है। अनेबलिंग देम टू सेंस डेंजर एंड टू रन अवे। तो ये अपने अपने तो ये अपने बड़े बड़े कानों से बच्चों छोटी से छोटी आवाज सुन लेता है। अगर कोई खतरा होता है तो ये हाथी है ना वहां से तुरंत भाग जाता है। They flap their long ears to cool themselves in the hot and humid climate। तो बच्चों जब गर्मी ज्यादा होती है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो हाथी क्या अपने बड़े बड़े कानों से हवा करके खुद को भी ठंडा कर लेता है। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा अडप्शन इन लॉयंस एंड टाइगर। अब लॉयन है टाइगर की बात करें बच्चों, हम देखो साइड में लाइन भी है और टाइगर भी है। ओके, द बॉडी कलर ऑफ लॉयन एंड टाइगर मर्ज विद द सराउंडिंग्स। देखो ये लॉयन है, ये घास के मैदान में बैठा है ना, तो ये क्या है कि लॉइन का कलर और ये पीछे जो इसकी घास का कलर है ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। और जानवरों को बच्चों ओनली ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उनको कलर नहीं दिखता। तो इसलिए लॉइन बेटा दिख नहीं पाता दूसरे जानवरों को और ये छुप के शिकार करता है। इसी तरह बेटा जो टाइगर है वो भी अपने आसपास की सराउंडिंग में मिक्स हो जाता है। बच्चों हमारी आंखें तो कलर देख सकती है इसलिए हम देख पा रहे हैं, लेकिन सोचो अगर यही इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में होती तो बच्चों आपको टाइगर को
ऐसे एक बार डायरेक्टली देखने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। दिस हेल्प्स देम टू camouflage एंड कैच देयर प्रे। प्रे मतलब बेटा इनका शिकार, ओके। तो ये भी बच्चों एक भ्रम बना लेते हैं, अपना भ्रम पैदा कर देते हैं अपनी मतलब बॉडी का जो कलर है उससे एक भ्रम पैदा कर देते हैं। इससे क्या है कि इनके जो शिकार होते हैं उनको ये दिखते नहीं है और ये छुप के बैठे रहते हैं। जैसे कोई प्रे मतलब कोई शिकार इनके पास आता है तो ये उस पर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव शार्प आई साइट एंड ए शार्प सेंस ऑफ स्मेल दैट हेल्प्स देम टू लोकेट देयर प्रे। तो बच्चों ये लॉयन और टाइगर होते हैं ना, इनके पास बहुत ही शार्प आई साइट होती है, मतलब ये इनकी देखने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। और इनका सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सूंघने की शक्ति भी बच्चों बहुत ज्यादा होती है। तो इससे क्या करते हैं, ये टाइगर और लॉयन है ना अपने एनिमी को लोकेट कर लेते हैं या फिर अपने शिकार को लोकेट कर लेते हैं ना। दे कैन रन वेरी फास्ट विच हेल्प देम टू कैच देयर प्रे विथ ईज। और बच्चों ये जो लायन और टाइगर है ये काफी तेज भाग सकते हैं। इससे क्या करते हैं, वो अपने शिकार को भाग के पकड़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, रेड आई फ्रॉग। ओके, ये वाला मेंढक, एडप्शन इन रेड आई फ्रॉग, ओके। तो इसके बारे में रीड करते हैं अब। इट हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट that helps it to climb trees on which it lives, okay। तो बच्चों ये जो मेंढक है ना, इसके जो नीचे के पंजे होते हैं ना बहुत स्टिकी स्टिकी होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये स्पाइडरमैन की तरह पेड़ पे ऐसे चिपक चिपक के चढ़ जाता है, ओके। ड्यूरिंग द डे टाइम इट कैमोफ्लाज itself बाय रिमेनिंग मोशनलेस। तो बच्चों ये भी कैमोफ्लाज प्रोड्यूस कर सकता है, ओके। कैमोफ्लाज का मतलब बच्चा ये एक भ्रम पैदा कर देता है। इससे क्या है कि ये अपनी सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। देखो तो ये क्या क्या करता है, रिमेनिंग मोशनलेस, एक तो पहले ये हिलेगा नहीं, मोशनलेस मतलब ये हिलेगा नहीं। दूसरा ये क्या करता है, शटिंग इट्स आईज, और ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। देखो इसकी आंखें खुल ली है तो देखो इसे लाल कलर की मोटी मोटी दिख रही है, ये बंद कर लेता है तो इसकी आंखों के ऊपर भी बेटा ग्रीन कलर की पलके आ जाती हैं, ओके। एंड स्क्वीजिंग इन इट्स फीट अंडर इट्स ग्रीन बॉडी। और ये जो अपने पाँव है ना, उन इसके पाँव भी बच्चों देखो नीचे से लाल लाल है, तो ये क्या करता है अपने पाँव को भी अपनी बॉडी के नीचे छुपा लेता है, ठीक है। एंड दिस वे इट एस्केप फ्रॉम प्रेडिएटर्स। प्रेडिएटर्स मतलब शिकारी जो इस मेंढक को खाना चाहते हैं। तो ऐसा करके बच्चों ये अपने शिकारियों से बच जाता है, ओके। अगर ये अपने हाथ पैर अंदर दे के बच्चों और आंखें बंद करके चुपचाप एक हरे कलर के पत्ते पे बैठ जाए, तो आप बच्चों अपने आंखों से देख के पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पर एक रेड आई फ्रॉग बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अडप्शन इन टूकन, ओके। टूकन इज ए बर्ड दैट प्रोसेस ए लॉन्ग एंड लार्ज बेक। बेक मतलब होता है चोंच। तो टूकन बच्चों एक बर्ड है, यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, इसकी एक लॉन्ग बहुत लंबी चोंच होती है येलो कलर की जो आपको दिख रही है। इट हेल्प्स इट टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस, ओके। तो ये बच्चों क्या करता है, अपनी लंबी चोंच से ना एक जगह बैठा बैठा ही जो दूसरी डाली पे जो फ्रूट्स वगैरह लटके हुए रहते हैं उनको ये तोड़ लेता है, ओके। तो आप बोलोगे कि सर ये उड़ के दूसरी ब्रांच पे ही चला जाए, ओके। इसे अपनी लंबी चोंच से तोड़ने की क्या जरूरत है। तो बच्चों वो इसलिए, विच आर टू वीक टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वर्ड। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है बच्चों पेड़ की, अगर ये बर्ड है उस ब्रांच पे बैठ जाएगा तो वो बेटा वो ब्रांच टूट जाएगी, है ना, वो लकड़ी इतनी कमजोर होती है तो टूट जाएगी। तो कुछ लकड़ी ऐसी होती है जो बहुत कमजोर होती है और उसमें फ्रूट आ रहा है, तो बच्चों ये क्या करता है अपने लंबी चोंच की हेल्प से एक जगह खड़ा खड़ा ही उसको तोड़ के खा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडप्शन इन लॉइन टेल्ड मैकेक, ओके। तो क्या होता है ये साइड में देखो फोटो दिख रही है आपको, लॉइन टेल्ड मैकेक, ये एक मंकी होता है बच्चों, लेकिन इसकी पूंछ शेर जैसी होती है, थोड़ा इसका चेहरा भी शेर जैसा होता है, लॉयन जैसा। तो इसके बारे में रीड करते हैं। द लॉइन टेल्ड मैकेक इज ऑल्सो कॉल्ड ए बियर्ड एप। बियर्ड एप मतलब एक गोरिल्ला जिसके चेहरे पे बहुत सारे बाल हैं, ओके। इट हैज ए सिल्वर वाइट मेन दैट सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू द चिन। तो इसके चेहरे पे बच्चों आसपास सिल्वर कलर के बहुत सारे बाल होते हैं जो कि इसके फोरहेड से लेके, इसके चीक से लेके और इसके चिन तक, ओके, पूरा इसका माउथ है जो कवर कर लेते हैं। इट हैज ए गुड क्लाइंबर एंड लिव ऑन ट्रीज। ये बच्चों बहुत तेजी से पेड़ पे चढ़ सकता है, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है और ये पेड़ पे रहता है। इट्स फीड ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टीम्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स, ओके।
तो बच्चों अब ये पेड़ के ऊपर रहता है, तो पेड़ के ऊपर रहेगा तो बच्चों फ्रूट्स खाएगा, सीड्स खाएगा, यंग लीव्स खाएगा, स्टीम को भी ये खा जाता है, बर्ड्स को खा जाता है, एंड फ्लावर को भी ये खा जाता है। इट ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स, ये बच्चों कीड़े भी खाता है। प्रेजेंट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ की जो छाल है अगर उसके नीचे जो कीड़े रहते हैं उनको भी बच्चों ये खा जाता है। इट रेयरली कम डाउन एज इट कैन गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज। तो बच्चों ये जो मैकेक है आप देख रहे हो, लॉइन टेल्ड, ये हमेशा पेड़ों पे रहता है ना, ये कभी भी नीचे नहीं आता, ये रेयरली नीचे आता है कि कभी कभार आ जाए। अगर इसे मान लो पेड़ पे सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा तो ये नीचे आ जाता है ग्राउंड पे फूड सर्च करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों ये मंकी, ये तो सबने देखा होगा, एडेप्शन इन मंकीज। ओके, तो बच्चों देखते हैं। monkeys live on the tree and have long tailed to grasp branches. ओके, तो बच्चों ये मंकी है, ये तो सबने देखा है, ठीक है, ये पेड़ पे रहता है और इसकी एक लंबी पूंछ होती है जिससे ये क्या है कि पेड़ की जो ब्रांचेस होती है उनको होल्ड कर सकता है। Their feet and hands are such that they can easily hold on to the branches of trees. तो बच्चों इनके है ना जो हाथ और पंजे इस तरह से होते हैं ना कि ये पेड़ों की जो ब्रांचेस है उनको इजीली होल्ड कर सकें। Their opposable thumbs help them to grasp small things. तो इनके जो अपोजेबल थम्स होते हैं बेटा, इनका जो अंगूठा होता है वो चीजों को पकड़ने में इनकी हेल्प करता है। देयर कलर कॉन्क्लेन्स देम बिटवीन द ब्रांचेस, और बेटा इनका कलर ऐसा होता है कि ये पेड़ की डालियों के बीच में छिप जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मंकी का कलर और ये ब्रांच का कलर देखो, ये इक्वल इक्वल है ना। तो इसी के साथ बच्चों अडॉप्शन इन मंकीज भी खत्म हुआ। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।